उर्मिला भट्ट आंखें बंद किए हुए ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उनके हाथ और पैर रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठुसा था और गला। बॉलीवुड के कई कलाकार ऐसे हैं जो अपनी एक्टिंग, फिल्मों और करियर के लिए जाने जाते हैं, मगर कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो अपनी मौत के लिए जाने जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कलाकार की ज़िंदगी की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये हैं बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में माँ का किरदार निभाने वाली मशहूर कैरेक्टर एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट। उर्मिला भट्ट एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने के बावजूद फिल्म एक्ट्रेस कैसे बन गईं? बंद कमरे में किसने उर्मिला भट्ट को बांधकर पीटा और गला काटकर खून कर दिया, जानेंगे इस वीडियो में। उर्मिला भट्ट का जन्म 1 नवंबर सन 1934 को आज के उत्तराखंड यानी तब के यूनाइटेड प्रोविंस के देहरादून में हुआ था। उर्मिला भट्ट के माता पिता का तो क्या, उनके पूरे परिवार और ख़ानदान के बारे में ही कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। उर्मिला भट्ट ने देहरादून से ही अपनी स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही अभिनय के प्रति उनका रुझान होने लगा, जिसके कारण उन्होंने कॉलेज में होने वाले प्लेज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एक्टिंग के अलावा उर्मिला भट्ट को जिस दूसरी चीज़ का बहुत शौक था वो थी सिंगिंग। इसीलिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग और सिंगिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए उर्मिला भट्ट देहरादून से राजकोट चली गई और राजकोट में उन्होंने संगीत कला एकेडमी में एडमिशन ले लिया। कोर्स के दौरान ही उर्मिला भट्ट राजकोट के ही एक लोकल थिएटर ग्रुप के साथ काम करने लगी। इसी थिएटर ग्रुप में काम करने के दौरान ही जेसल तोरल नाम का उनका ये नाटक इतना मकबूल हुआ कि पूरे गुजरात भर में इस नाटक के सैकड़ों शोज हुए। इसीलिए उर्मिला भट्ट पूरे गुजरात भर में एक जानी मानी अभिनेत्री बन गई। अब जब पूरे गुजरात भर में जानी मानी अदाकारा बन गई तो उन्हें गुजराती फिल्मों से काम के ऑफर्स आने लगे। लिहाजा उर्मिला ने तकरीबन 75 गुजराती फिल्मों में काम किया। गुजराती फिल्मों में काम करने के दौरान ही उन्हें राजस्थानी फिल्मों में काम करने के ऑफर्स मिलने लगे। लिहाजा उर्मिला ने तकरीबन 15 से 20 राजस्थानी फिल्मों में भी काम किया। एक ऐसी ही राजस्थानी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उर्मिला एक बार बम्बई गई हुई थी। बम्बई में जिस जगह पर उनकी राजस्थानी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उससे थोड़ी ही दूरी पर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा अपनी फिल्म हमराज की शूटिंग कर रहे थे। अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री और राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बड़ी थी। इस उत्सुकता में कि हिंदी फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है, कैसे कैसे उपकरणों का इस्तेमाल होता है, उर्मिला भट्ट अपना शॉट कंप्लीट करने के बाद हमराज की शूटिंग देखने हमराज के सेट पर पहुंच गई। वहाँ कोने में बैठे B.R. चोपड़ा की नज़र उर्मिला भट्ट पे पड़ गई। B.R. चोपड़ा ने उर्मिला भट्ट को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा वो कौन है। जब उर्मिला भट्ट ने उन्हें ये बताया कि वो एक एक्ट्रेस हैं तो B.R. चोपड़ा बहुत खुश हुए, क्योंकि B.R. चोपड़ा उन्हें अपनी इसी फिल्म हमराज में एक रोल देने की सोच रहे थे। B.R. चोपड़ा ने उनसे पूछा कि क्या वो उनकी इस फिल्म में काम करना पसंद करेंगी। उर्मिला भट्ट ने हाँ कर दी। इस तरह साल 1967 में रिलीज होने वाली फिल्म हमराज से उर्मिला भट्ट ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्सीडेंटली डेब्यू किया। हमराज के तुरंत बाद उन्हें फिल्म संघर्ष का ऑफर मिल गया, जिसमें उन्होंने लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के साथ काम किया। इसके बाद तो उर्मिला भट्ट को और भी हिंदी फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे, जिसके तहत संघर्ष के बाद उर्मिला भट्ट ने गौरी, धर्म करम, चोरी मेरा काम, उलझन, फिर भी और कोशिश जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया। साल 1976 में रिलीज होने वाली अमिताभ बच्चन और रेखा स्टारिंग फिल्म दो अनजाने से उर्मिला भट्ट की स्क्रीन इमेज बदल गई, जिसके बाद बॉलीवुड में उर्मिला भट्ट का टॉप टाइम शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने झील के उस पार, उधार का सिंदूर, राम तेरी गंगा मैली, राज तिलक, आखिरी कसम, बेशरम, द बर्निंग ट्रेन, हेरा फेरी, इंसानियत के दुश्मन, हीरो, बालिका वधू, अखियों के झरोखों से, अली बाबा मर्जीना, गीत गाता चल, कॉल गर्ल,
तूफान, निकाह और बड़े घर की बेटी जैसी तकरीबन 100 से ज़्यादा फिल्मों में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, डैनी, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, रीना रॉय, रेखा और अमृता सिंह जैसे कलाकारों के साथ काम किया और बन गई निरूपा रॉय के बाद बॉलीवुड की सबसे मशहूर मां में से एक। साल 1986 में जब डायरेक्टर रामानंद सागर अपना मशहूर टीवी सीरियल रामायण बना रहे थे, तब एक दिन उनके सौतेले भाई विधु विनोद चोपड़ा, जिनके उनके साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा के साथ उनसे मिलने के लिए रामायण के सेट पर पहुंचे। उस वक्त बी.आर. चोपड़ा के साथ उर्मिला भट्ट भी मौजूद थी। रामानंद सागर ने उर्मिला भट्ट को 2 मिनट तक घूर कर देखा और फिर अचानक ही उनके मुंह से बरबस निकल पड़ा, महारानी सुनैना मिल गई। रामानंद सागर के आसपास मौजूद लोग समझ नहीं पाए उनके कहने का मतलब क्या है। तब रामानंद सागर ने उर्मिला भट्ट से पूछा कि क्या वो उनके इसी टीवी सीरियल रामायण में राजा जनक की पत्नी और माता सीता की माँ महारानी सुनैना का किरदार निभाना पसंद करेंगी। उर्मिला भट्ट ने हाँ कर दी, जिसके तहत उर्मिला भट्ट ने रामानंद सागर के मशहूर टीवी सीरियल रामायण में महारानी सुनैना का किरदार निभाया। इस छोटे से किरदार में उनकी दमदार एक्टिंग लोगों को आज भी चौंका देती है। 80 के दशक के अंत में दूरदर्शन पर आने वाली एनिमेटेड सीरीज द जंगल बुक तो आपने देखी होगी। क्या आपने कभी नोटिस किया कि इसमें उर्मिला भट्ट ने भी काम किया है? अगर नहीं किया तब आप अब सोच रहे होंगे कि उर्मिला भट्ट ने इसमें क्या काम किया है। दरअसल उर्मिला भट्ट ने इस एनिमेटेड सीरीज में मोगली की भेड़िया माँ चमेली की आवाज़ दी है। उर्मिला भट्ट ने मशहूर गुजराती थिएटर डायरेक्टर मारखंड भट्ट से लव मैरिज की, जिसके बाद उनके एक बेटा और एक बेटी हुई। उर्मिला भट्ट अक्सर कहा करती थीं कि भगवान ने उनकी किस्मत इतनी अच्छी लिखी है कि वो इसी जन्म में दादी भी बन गईं और नानी भी, जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मगर उनकी किस्मत यहीं तक अच्छी थी कि वो नानी और दादी बन जाएं, लेकिन नाती और पोते का सुख वो ना ले सकी। कहते हैं ना, मुसीबत और मौत कभी भी बता कर नहीं आती। उर्मिला भट्ट के भी साथ ऐसा ही हुआ। 22 फरवरी सन 1997 को उर्मिला भट्ट अपने घर में अकेली थी। शाम के तकरीबन 7:30 बजे उनका एक रिश्तेदार, जिसका नाम विशाल पारेख था, उनसे मिलने के लिए जुहू स्थित उनके घर पहुंचा। लेकिन बहुत देर तक डोरबेल बजाने के बावजूद उर्मिला ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब उसने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उर्मिला को बाहर से ही बुलाना शुरू कर दिया, मगर उर्मिला का आना तो दूर, उनकी आवाज़ तलक नहीं आई। उसे कुछ शक हुआ। वहाँ से सीधे मुगल महल होटल पहुँचा, जिसके साझा मालिक थे उर्मिला भट्ट की बेटी रचना और उनके पति विजय शर्मा। विशाल पारेख ने सारी बात उन दोनों को बताई। उसके बाद विशाल, रचना और विजय, ये तीनों उर्मिला भट्ट के घर पहुँचे। अब की बार जब डोरबेल बजाने और चिल्लाने पर उर्मिला ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही अंदर से उनकी आवाज़ आई, तो इन तीनों ने जोर लगाकर धक्का मारकर दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर पहुँचे। मगर अंदर इन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर इनकी आंखें निकलकर बाहर आ गईं। उर्मिला भट्ट आंखें बंद किए हुए ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उनके हाथ और पैर रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठुसा था और गला कटा हुआ था। इस कदर कटा हुआ था कि चाकू उनके गले में लगभग घुस गया था। उनकी साड़ी का ऊपरी हिस्सा खून से भीगा हुआ था और फर्श पर भी खून बह रहा था। इतनी मशहूर अदाकारा की ऐसी हैरतअंगेज हत्या से पूरे बॉलीवुड में सनसनी मच गई। क्योंकि ये एक मर्डर था, इसलिए इसकी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम बनाई, जिसके चीफ बने एसीपी सत्यपाल सिंह। पहले तो ये कयास लगाए गए और ऐसी अफवाह भी उड़ी कि ये हत्या चोरी के चक्कर में हुई, मगर एसीपी सत्यपाल सिंह ने इन्वेस्टिगेशन के बाद इस कयास को खारिज कर दिया, क्योंकि
एसीपी सत्यपाल सिंह के मुताबिक उर्मिला भट्ट के हाथों में पहने एक कंगन को छोड़कर घर का कोई माल असबाब रुपया पैसा गायब नहीं हुआ है, यानी कि ये हत्या ही के उद्देश्य से की गई थी। पुलिस ने उर्मिला भट्ट के करीबियों से पूछताछ शुरू की तो उनकी एक दोस्त ने बताया कि जिस शाम उर्मिला भट्ट की लाश उनके कमरे से बरामद हुई उसी शाम तकरीबन 7 बजे उर्मिला भट्ट ने उन्हें फ़ोन किया था और फ़ोन पर बड़ी ही सहमी हुई आवाज़ में उन्होंने कहा, मेरे पास एक बड़ी गंभीर समस्या है। उनकी दोस्त ने पूछा, क्या हुआ उर्मिला जी? उर्मिला भट्ट ने कहा, अभी कुछ देर पहले मेरे टेलीफोन पर एक फ़ोन आया और फ़ोन पर बात करने वाले ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मुझे लगता है कोई मेरी हत्या करना चाहता है। और तभी अचानक फ़ोन कट गया। 7 बजे उर्मिला भट्ट ने अपनी दोस्त को फ़ोन कर ये बात की थी और 7:30 बजे जब विशाल पारेख उनके घर पहुँचे, डोरबेल बजा रहे थे, तब उर्मिला ने दरवाज़ा नहीं खोला। इससे पुलिस ने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब है मर्डर 7 से 7:30 बजे के बीच हुआ। पुलिस ने यह भी बताया कि घर का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी कातिल कत्ल करने के बाद पिछले दरवाजे से भागा, क्योंकि सामने का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, तभी तो उसे तोड़ना पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उर्मिला भट्ट के शरीर पर कई ऐसी चोटों के निशान थे जिससे पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि उर्मिला भट्ट ने अपनी जान बचाने के लिए अपने हत्यारे के साथ हाथापाई की थी और उनकी इसी हाथापाई को रोकने के लिए उनके हत्यारे ने उनके हाथों और पैरों को रस्सियों से बांध दिया था और उनकी चीख ना निकले इसलिए उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। 6 महीने तक चली जांच के बावजूद पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाई और आखिरकार उसने इस मिस्ट्री को अनसुलझा मानकर इस केस को बंद कर दिया। भले ही उर्मिला भट्ट की मर्डर मिस्ट्री वाली फाइल आज पुलिस के रिकॉर्ड्स में धूल फाक रही है, मगर ये रहस्य आज तक बना हुआ है कि आखिर उर्मिला भट्ट की हत्या किसने की और क्यों की। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनके किसी करीबी का काम था और कुछ लोग इसे अंडरवर्ल्ड की साजिश करार देते हैं।